जी हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा, अगर उसमें किसी को प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लास्ट प्रीवियस लेक्चर से नहीं, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में एक क्वेश्चन था जो समझ नहीं था आ रहा। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में, जी बोलिए। सर आपने ऑड वैल्यूज के जो सैंपल्स बनाए थे, जैसे 1357 सॉन था, तो जी जी 1 को 1 से सैंपल नहीं था बनाया। जब 3 का सैंपल बनाया था तो 1 और 3 के साथ नहीं बल्कि 5 के साथ सैंपल था। जी बिल्कुल। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर ऑड वैल्यूज हैं 2 4 6 8, तो 2 का सैंपल बनेगा 4 6 8 से, और 4 का बनेगा 6 8 से। 2 और 4 2 के साथ नहीं बनेगा। एक सेकंड बस, मैं लेक्चर ओपन कर लूँ फिर आप बताइएगा। जी ये लेक्चर मैंने ओपन कर लिया है। आप बोल रहे हैं कि हमने ये सैंपल बनाए 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 7, 1 का 9, ये बोल रहे हैं ना आप लोग? यस सर। जी। तो 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 सर मैं ये कह रही हूँ, अगर वैल्यूज 2 4 6 8 हैं, ओड वैल्यूज हैं, सॉरी इवन वैल्यूज हैं, तो इसमें 2 का सैंपल बनेगा 4 6 8 के साथ, जी और 4 का सैंपल बनेगा 6 8 के साथ, 2 के साथ नहीं बनेगा। ये मसला आपने क्वेश्चन नहीं करवाया वैसे। मसला ये नहीं है कि ऑड वैल्यूज हैं या इवन वैल्यूज हैं। अगर आपके पास 2 4 6 8 10 है, कुछ इस तरह से है, तो इनका आपने सैंपल बनाना है विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। तो पहले पिक में आपके पास 2 आएगा, दूसरी पिक में 4 आएगा। हो सकता है पहली पिक में 2 आए, दूसरी पिक में 6 आए, क्योंकि आपने रिप्लेस नहीं किया इसलिए 2 के साथ 2 नहीं आएगा। ठीक है, 2 के ठीक। साथ 8 आए, 2 के साथ 10 आए। जब आपके पास 2 के तमाम वैल्यूज के साथ कंपेयर करने के जो सैंपल्स हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो फिर जब विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसकी एक ये भी जो इसकी खूबी है इसकी, कि इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर कोई पहली पिक में आए या दूसरी पिक में आए उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 का 4 के साथ या 4 का 2 के साथ, पहली पिक पे 4 आए या पहली पिक पे 2 आए उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जस्ट लाइक ऐसे ही है कि आपने एक ही दफा दोनों पिक कर लिए हैं। ठीक है, आपने एक एक बॉल के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 2 4 6 8 10, तो आपने दो बॉल पिक करने हैं, तो आप एक ही दफा दोनों बॉल पिक कर लो, हो सकता है कि वो 2 और 4 हो। ठीक है, अगर 2 और 4 है या 4 और 2 है तो वो सेम बात है। ठीक है, आपके पास जो सैंपल है उसमें जस्ट दो बॉल आ रही हैं, वो एक 4 है और एक 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सर जो स्मॉल एन है उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, पेपर में जी 3, या हम लोग 3 नहीं करेंगे? हम लोग 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे सैंपल्स इंक्रीज हो जाएंगे और वो यस बनाना सर। आपके लिए, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर सर आप, जो आपने जी जी असाइनमेंट अपलोड किया है, उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और जो आपने क्वेश्चन करवाए हैं ऑनलाइन कोर्सेज में वो भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि मैंने तो ये चेक करना है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस क्या की है। अगर जो मैंने क्वेश्चन किए हैं वही आप लोगों ने वहाँ पे सॉल्व कर लिए, तो इसका मतलब है आपने जस्ट लेक्चर नोट किए हैं। अगर आप उनकी वैल्यूज चेंज करके अपने पास नोट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो इसका मतलब है आप लोग खुद से काम करना चाह रहे हो, खुद काम कर रहे हो। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। जी कोई और स्टूडेंट जिसका कोई क्वेश्चन रहता है प्रीवियस लेक्चर्स में से या इस लेक्चर में, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उसमें अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो मॉडल है, जो स्केच है वो पढ़ा था।
ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस बनाना होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करते हैं कितना है। इसके बाद हम टेस्ट स्टेटिस्टिक करते हैं, जो सैंपल से इंफॉर्मेशन आती है उनको हम फार्मूला की मदद से आंसर उसका बनाते हैं, जी का कैलकुलेटर फाइंड करते हैं। फिर हम क्रिटिकल रीजन फाइंड करते हैं और एंड पे हम रिजल्ट बताते हैं, रिजेक्ट करना है या डू नॉट रिजेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हमने टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के मुतालिक पढ़ा। ठीक है, अगर हम एक सही है हाइपोथेसिस, एक ऐसा हाइपोथेसिस जो हमारा नल हाइपोथेसिस है और वो ठीक था, करेक्ट था, लेकिन हमने उसको गलत साबित कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो टाइप 1 एरर है। लेकिन अगर हमने एक ऐसे हाइपोथेसिस को डोंट रिजेक्ट किया है जो कि ठीक नहीं था, तो ये हमारे पास टाइप 2 एरर कहलाता है। आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो हाइपोथेसिस की जो सी हमने पहली टाइप है, हाइपोथेसिस को कैसे सॉल्व करना है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उसकी पहली एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें एक सीरियल मेकर है, एडवर्टाइजेस that the serving of their kids cereal has weight 8 grams। ठीक है, of sugar, a customer advocacy group believes that there is more than 8 grams, ठीक है, of sugar on average per serving। A group is taken, a group take a simple random sample of 40 servings of kids cereal and finds the mean 9.2 grams. The population standard deviation is 2.6 grams. Can the advocacy group support their claim? Use alpha, use a 0.05 level of significance। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट की समझ आई कि हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो कहती है कि हम हमारे सीरियल जो से हैं वो 8 ग्राम्स ऑफ शुगर उसमें इंक्लूड होता है, लेकिन एक कस्टमर है, कस्टमर ग्रुप है, वो कहता है कि ये 8 ग्राम्स नहीं है, ये 8 ग्राम से ज़्यादा है। इस चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने एक सैंपल लिया जिसमें 40 सर्विंग्स थी। ठीक है, और उनका जो एवरेज था वो 9.2 ग्राम्स था। ठीक है, उनका जो ऑब्जेक्ट था, जो उनकी स्टेट जो क्लेम था वो 8 ग्राम्स है। ठीक है, एक दूसरा बंदा है वो कहता है ये 8 ग्राम्स नहीं है, ये 8 ग्राम से ज़्यादा है। हमारी स्टेटमेंट क्या आई? देयर इज मोर देन 8 ग्राम्स, कि जो शुगर है उनके पर सर्विंग में वो 8 ग्राम से ज़्यादा है। ये हमारी स्टेटमेंट है जिसको हमने चेक करना है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। ठीक है, सैंपल अरिथमेटिक मीन हमारे पास 9.2 ग्राम्स आया और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 2.6 ग्राम्स आया, और अल्फा जो सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 आया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस जनरेट करना है। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या है कि एच नॉट नल हाइपोथेसिस सबसे पहले होता है। नल हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस की जाने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए
कि जो स्टेटमेंट है वो नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। एक बंदे जो क्लेम कर रहा है, जो ग्रुप क्लेम कर रहा है, वो कहता है कि वो पर सर्विंग 8 ग्राम से ज़्यादा शुगर है। देयर इज मोर देन 8 ग्राम्स, 8 ग्राम से ज़्यादा शुगर पाई जाती है पर सर्विंग में। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमें कहीं पर भी इक्वल टू साइन नज़र नहीं आता। मोर देन 8 का मतलब ये नहीं है कि 8 भी उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, मोर देन 8 का मतलब है कि 8 से ज़्यादा, 8 उसमें इंक्लूड नहीं है। जब 8 उसमें इंक्लूड नहीं होगा तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो जब हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें मिल गया, हमें स्टेटमेंट में से पता चल गया कि म्यू इज ग्रेटर देन 8, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जहां पर ग्रेटर देन के सिचुएशन आ जाए तो उसका जो कंपोजिट है, उसका जो उल्ट है वो लेस देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइपोथेसिस बना, ग्रेटर देन का अपोजिट है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस की एक कंडीशन यही भी है कि उसमें इक्वल टू साइन मस्ट आता है। तो जिसमें इक्वल टू साइन आता है उसको हमने नल हाइपोथेसिस एच नॉट कह दिया। जिसमें जिसमें इक्वल टू कंडीशन नहीं आ रही उसको हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह दिया। ठीक है, समझ आ गई कि हमने हाइपोथेसिस कैसे बनाया? क्योंकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है इसमें हाइपोथेसिस बड़ा मैटर कर रहा है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन आपके हाइपोथेसिस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होगा। अगर आपने हाइपोथेसिस ठीक से बना लिया तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपका पहला स्टेप ही गलत है, आपने हाइपोथेसिस ठीक से नहीं बनाया, तो आपके लिए मसला होगा। ठीक है, दोबारा से देख लें। जो क्लेम है वो ये है, देयर इज मोर देन 8 ग्राम्स ऑफ शुगर। ठीक है, मोर देन 8 ग्राम्स है इसलिए इक्वल टू साइन इसमें नहीं आ रहा। मोर देन में इक्वल टू साइन नहीं होता, तो इसलिए ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के मुताबिक हमने अपना नल हाइपोथेसिस जनरेट करना है। ठीक है, जब हमारे पास ये जनरेट हो जाएंगे दोनों, तो उसके बाद हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा। तो वो गिवन है 0.01, 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक में हमारे पास वही फार्मूला था जिसमें था जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर अंडर रूट ऑफ एन। तो इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स बार हमारा 9.2 है, ये लिखा हुआ है 9.2, और म्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है 8, ये आ जाएगा। सिग्मा है 2.6, ये हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.6, वो आ जाएगा। स्मॉल एन सैंपल साइज 40 का है, तो यहाँ पर एन की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 40 आ जाएगा। जब हम 9.2 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर 1.2 आ जाएगा। 2.6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 40, तो हमारे पास 0.411 आएगा। और जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास z का आंसर आ रहा है 2.9197। ठीक है, z कैलकुलेटेड, ये टेस्ट स्टेटिस्टिक्स से हमारे पास जो z का आंसर आया वो है 2.9197।
9.7। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन फाइंड करना। क्रिटिकल रीजन, चूंकि हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन की सिचुएशन है, हमने ये ऊपर पढ़ा था कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन की सिचुएशन होगी और राइट टेल टेस्ट होगा तो हम इस सिचुएशन की मदद से क्रिटिकल रीजन फाइंड करेंगे। जो फर्स्ट वन है, अगर लेफ्ट टेल है तो सेकंड वन, अगर टू टेल है तो थर्ड वन। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें है ग्रेटर देन, यानी कि राइट टेल टेस्ट है। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z अल्फा। ठीक है, z कैलकुलेटेड हमारे पास ये प्रीवियस स्टेप में आया 2.9197, तो यहाँ पर पुट कर दिया। z ऐसे ही है, अल्फा 0.01, 0.01। अब आपने z के टेबल में जाना है और z के टेबल में जाकर आपने चेक करना है (0.01). तो आप देखोगे कि 0.01 कहाँ पर आ रहा है। इन दोनों के बिटवीन आ रहा है 2.3, ये 2 और ये 3 के दरमियान में आ रहा है 0.01017 और 0.0099। ठीक है, इनको इन दोनों को अगर राउंड ऑफ करेंगे इसका भी आंसर 0.01 आता है और इससे भी 0.01 आता है। अगर आप लोग एग्जैक्ट लेना चाहते हैं तो इन दोनों का मिड पॉइंट 2 और 3 का मिड पॉइंट 0.25 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 2.325 इसका आंसर आ जाएगा 2.325। ठीक है, तो 2.325 हमारे पास आंसर आ गया कि जब हमने z 0.01 फाइंड किया। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आ गई, हमने z का आंसर कैसे फाइंड किया है। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है z की वैल्यू फाइंड करना से मसला है, नहीं समझ आई, तो वो पूछ सकता है। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है 2.232 और 2.32, 2.3 और ये 2 और 2.33। जब आप इन दोनों का मिड पॉइंट लोगे अपने कैलकुलेटर से लो, इन दोनों को प्लस करो 2.32 प्लस 2.33 और डिवाइड कर दो 2 पे, तो आपके पास आता है 2.325। ठीक है, 2.325। इन दोनों का आपने मिड पॉइंट लेना है, तो आपके पास 2.32 और 2.33 इन दोनों का सम करो और 2 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास मिड पॉइंट इनका आ जाएगा 2.325। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि आपकी स्टेटमेंट जो 2.9197 इज ग्रेटर देन 2.325, ये बात ठीक है या गलत है। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है कि 2.9197 बड़ा है 2.325 से, ये बात ठीक है। और जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो हम कहते हैं कि as calculated value is more than table value, so reject as not and conclude that there is more 8 grams of sugar on
एवरेज पर सर्विंग, या आप सिंपल इतना भी लिख सकते हो, और रिजेक्ट एच नॉट, जस्ट आप रिजेक्ट एच नॉट भी लिख सकते हो, और ये पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो जिसमें आप बताओगे कि हमारे पास जो वैल्यू टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू है जो वो छोटी है और कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ रही है, तो इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और ये बता कंक्लूड कर रहे हैं कि जौन सी पर सर्विंग है वो 8 ग्राम से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है सबको? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, क्वेश्चन करना चाहता है तो कर सकते हैं। सर हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने 8 ग्राम ऑफ शुगर लिखा है, तो हम उसको नल हाइपोथेसिस क्यों नहीं ले रहे? हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है कि कंपनी ये कहती है कि उनका जो पर सर्विंग है वो 8 ग्राम्स है। ठीक है, लेकिन जो क्लेम करने वाले हैं, जो उसके अपोजिट आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि वो 8 ग्राम नहीं है, वो 8 ग्राम से ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ हमें फोकस करनी है कि मेन क्लेम क्या चीज़ है। मेन क्लेम ये नहीं है कि हमारे पास 8 ग्राम है, मेन क्लेम ये है कि 8 ग्राम से ज़्यादा शुगर आ रही है। ठीक है, ये है हमारा मेन क्लेम। अगर आप यहाँ पर इक्वल टू भी साइन लिख दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने एच नॉट तो कहीं पर भी यूज नहीं किया। हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसी की मदद से हमने क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है ना, कि हमने क्रिटिकल रीजन कौन सा फाइंड लगाना है उन तीन सिचुएशन में से। तो इसलिए हमारे पास इसका इक्वल टू लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें H1 का अपोजिट चाहिए, कंप्लीमेंट चाहिए, तो इसलिए हम लेस देन इक्वल टू लगाएंगे। और मिड पॉइंट की तरफ इतना फोकस ना करो, चाहे आप 3.2 ले लो चाहे 3.3 ले लो, 2.32 चाहे यूज कर लो चाहे 2.33 यूज कर लो। अगर मिड पॉइंट की समझ नहीं आ रही इन दोनों का मिड कैसे लेना है, तो अगर किसी को समझ आ रही है तो मिड पॉइंट यूज कर ले, चाहे वो इन दोनों में से कोई एक यूज कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मिड पॉइंट के चक्कर में पूरा क्वेश्चन जो है वो इग्नोर कर रहे हो। मिड पॉइंट की तरफ इतना फोकस ना दो, मेन फोकस दो कि आपने हाइपोथेसिस कैसे बनाना है और आगे क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास मोर देन 8 ग्राम जो है ना, वो मेन फाइंड करने वाली बात है। जो मेन स्टेटमेंट है, जो हमारा मेन हाइपोथेसिस है, वो है मोर देन 8 ग्राम्स। अगर वो यहाँ पर कहता कि वो 8 ग्राम्स नहीं है, बिलीव दैट देयर इज द sugar of on per average, the sugar on average per serving is not equal to 8 grams। अगर नॉट इक्वल टू 8 ग्राम आती तो फिर हमने यहाँ पर इक्वल टू यूज करना था, यहाँ पर नॉट इक्वल टू कंडीशन लगानी थी। ठीक है, तो मेन आपका जो स्टेटमेंट है वो ये वाली है, ये वाली नहीं है। 8 ग्राम्स आपकी मेन स्टेटमेंट नहीं है, ये है कंपनी की तरफ से। और 8 ग्राम्स है कि वो आपने जो टेस्ट करने हैं, जिन्होंने टेस्ट करना है, जिनका बिलीव है कि ये 8 ग्राम से ज़्यादा है, ये उनकी स्टेटमेंट है, जो पूरा ग्रुप है। ठीक है, समझ आ गई इसकी? जी सर। और कोई क्वेश्चन है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अभी के लिए अटेंडेंस नोट कर लो।